हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री सीरीज में। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आ चुका था और ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी था। पहला एक ऐसा एमएनसी कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो ये जब भारत में आते हैं तो इनका जैसे गठन कैसे होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे होता है और ये भारत में कैसे आए। मतलब समुद्री रास्ता तो इन लोगों को पहले से पता था भारत में आने के लिए, लेकिन ये क्या क्या सामना करके ये अपने देश में इनको आना पड़ा भारत में। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कस होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपका काम है दोस्तों। ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप हमको सपोर्ट और अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो बात उन दिनों का है कि जब सितंबर 1599 में ब्रिटेन के लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 80 अंग्रेज व्यापारियों की एक सभा बुलाई गई। ये सब व्यापारी होते हैं, व्यापारियों की एक सभा बुलाई जाती है, मीटिंग की जाती है, ठीक है, सभा बुलाई जाती है। और इसी सभा में भारत में व्यापार करने के लिए, देखिए, इसी सभा में भारत में व्यापार करने के लिए वो प्रस्ताव रखा जाता है और उसको द गवर्नर एंड मर्चेंट, ये लिख लीजिएगा, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडीज। तो इस व्यापारियों की जो सभा होते हैं, इस सभा में भारत में व्यापार करने के लिए द गवर्नर ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंपनी स्थापना की जाती है। तो ये कंपनी का नाम, ये पूरा यही नाम होता है पहले, क्योंकि 1599 में उस मीटिंग में इस कंपनी का नाम रखा जाता है भारत में व्यापार करने के लिए। तो इस समय जो इंग्लैंड की महारानी होती हैं उनका नाम होता है एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ। ये इनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम टेलर ने 31 दिसंबर को, देखिए 1599 सितंबर में तो ये मीटिंग हुआ था, लेकिन 31 दिसंबर को 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तावेज पर ये साइन कर देती हैं। मतलब भारत में व्यापार करने के लिए ये साइन कर देती हैं। फिर क्या होता है कि 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1603 में 1600 में तो ये साइन करती हैं, लेकिन 3 साल बाद इनकी जब मृत्यु होती है तो अगला राजा बनता है जेम्स प्रथम। अगला राजा कौन बनता है? जेम्स प्रथम बनता है। तो भारत में व्यापार करने के लिए एक और आज्ञा जारी किया जाता है। भारत में व्यापार करने के लिए एक पत्र जारी किया जाता है, जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट। तो भारत में व्यापार करने के लिए इस चार्टर को जारी किया जाता है और इस कंपनी ने 15 वर्षों तक व्यापारी अधिकार प्रदान किया था। मतलब जो व्यापार करने का अधिकार था वो केवल 15 वर्षों तक ही था, कि 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं भारत में। और ये एक कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, जो इसमें 80 धारकों का, मतलब 80 शेयर धारक इससे मिलकर बनाए थे। 80 शेयर धारक। ये 80 शेयर धारक कहाँ थे? ये बिजनेसमैन जब 1599 में ये मीटिंग बैठा था लंदन में, तो उस मीटिंग में ये 80 शेयर धारक थे जो एक कंपनी को स्थापित किए थे। लेकिन इनको जो अधिकार जब प्राप्त हुआ, मतलब इस पर एलिजाबेथ जब साइन की, तो वो टाइम था 1600, ठीक है, 1600 ये टाइम था। अब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1599 में लॉर्ड मेयर ने अपना एक राजदूत तो भेजा था। 1599 की बात है। तो लॉर्ड मेयर ने एक राजदूत, जो दूत था भारत में व्यापार का, मतलब केवल इंस्पेक्शन करने के लिए भारत में एक अपना दूत भेजा था, जिसका नाम था जॉन मिडेन हॉल था ये। और ये जॉन मिडेन हॉल ने सूरत में आया।
कब आया? 1599 में ये सूरत को आता है। सूरत में सबसे पहला अपना कदम रखता है, सूरत में। देखिए 1600 में व्यापार करने के लिए तो उनको व्यापार करने के लिए ऐसा अधिकार दिया जाता है 1600 में, मतलब 1600 में साइन होता है। 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ साइन करती है 1600 में व्यापार करने के लिए। लेकिन 1609 में जो चार्टर एक्ट होता है उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है, मतलब अब अनलिमिटेड आप इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आर्थिक रूप से जो डच होता है, डच कंपनी, वो इंग्लिश कंपनी यानी इस ब्रिटेन कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से डच जो होता है, डच, वो कमजोर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है? कमजोर होने लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो 1609 की बात है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ये तो हम लोग देख ली। जो चार्टर एक्ट के अनुसार क्या क्या कहा गया था कि यह कंपनी एशियाई देश, एशिया में और भी कंट्री हैं जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, और दक्षिण पूर्वी एशिया जो होता है उसमें वो व्यापार कर सकती है। इस चार्टर एक्ट में ऐसा लिखा गया था कि इसमें वो व्यापार कर सकती है। तो देखिए 1600 में इसका एलिजाबेथ ने तो वो साइन कर दी 1600 में। अब आता कि भारत में आगमन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो 1600 में वो कौन आया था? यहां पर मैंने आपको बताया था कि जॉन मिडेन हॉल 1599 में इसको एक भेजा गया था केवल इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन 1600 में, अब देखते हैं कि 1608 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1608 में भारत में आता है, 1608 में भारत में आता है। ये पहली बार गुजरात है, यानी सूरत के जो गुजरात है उस बंदरगाह पर अपना जहाज भेजता है। तो ये सूरत का जो बंदरगाह है उस पर जहाज आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार 1608 में। और इसका जो कैप्टन होता है वो विलियम हॉकिंस होता है। तो उसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, इसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये जब आया था भारत में तो उस समय भारत में किसकी मतलब शासन चल रही थी? उस समय मुगल सम्राट था, और वो मुगल सम्राट का नाम था जहांगीर। तो उस समय मुगल सम्राट का क्या नाम था? जहांगीर। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में जाता है, और व्यापार करने के लिए यानी सूरत में व्यापार करने के लिए वो अनुमति मांगता है, परमिशन मांगता है। लेकिन क्या होता है कि जहांगीर उसको अनुमति नहीं देता है। अभी वो केवल बात करने के लिए सोच विचार कर रहा था। लेकिन जो विलियम हॉकिंस है थोड़ा ये अकड़ू टाइप का था, और ये अकड़ू टाइप का था तो इसकी वजह से जो जहांगीर है वो नाराज हो गया और उसको अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसको लग गया गुस्सा जहांगीर को, तो ये इनकार कर देता है कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी भारत में व्यापार करने के लिए, यानी सूरत में व्यापार करने के लिए। विलियम हॉकिंस तो मतलब ऐसे बोले कि शुरुआत के दिनों में जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज जो थे, वो जहांगीर से अनुमति लेने के लिए काफ़ी मशक्कत किए लेकिन नहीं मिला। तो वो तुरंत मतलब फिर से वो चले गए ब्रिटेन। जो विलियम हॉकिंस था वो ब्रिटेन चला गया। अब आता है कि मुगल दरबार से फिर से अनुमति 1615 में इसको मिलता है। 1615 में कौन आता है? सर टॉमस रो। फिर से एक व्यापारी आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको भेजा गया था सर टॉमस रो को, और इंग्लैंड के जो राजा है जेम्स प्रथम ये भेजा था। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने के लिए। ये सर टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरबार में आता है। ये जहांगीर के दरबार में आता है। लेकिन जहांगीर को क्या होता है कि ये जहांगीर से बहुत विनम्रता से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है कि सर मुझे ऐसे व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए, व्यापार करूंगा, आपका फायदा होगा, टैक्स दूंगा। तो इस तरह मतलब ये बहुत ही फुसलाकर ऐसे जहांगीर को फुसला लिया था, और जहांगीर उसके बातों में पिघल गया। तो जहांगीर क्या हुआ कि ये उसको अनुमति दे देता है, व्यापार करने के लिए क्या होता है? अनुमति दे देता है। और इस प्रकार जो होता है कि सर टॉमस रो वो अपना मतलब व्यापार करने की अनुमति में क्या होता है? सफल हो जाता है। क्योंकि पहली बार जो आया था विलियम हॉकिंस
वो अपनी जहाज जो बेड़ा लेकर आया था सूरत में, वो वहां पर व्यापार करना चाहता, लेकिन जहांगीर ने साफ साफ मना कर दिया था और फिर से वो लौट गया था। फिर से 1615 में ये सर टॉमस रो आता है और बहुत ही जहांगीर के दरबार में गिड़गिड़ाता है अनुमति लेने के लिए, और जहांगीर इसको अनुमति दे देता है। इसके बाद क्या होता है कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में एक फैक्ट्री गोदाम स्थापित करने की इसको तो अनुमति मिली जाती है। तो देखिए अभी देखेंगे कि इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ होता है। तो जो कारखाने हो गए, गोदाम हो गया, तो ये लगाने की जहांगीर ने अनुमति दे देता है। अब इसकी केंद्र हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक केंद्र और स्थापना देखते हैं। स्थापना, ये सभी को पॉइंट वाइज करके नोट डाउन करते जाइएगा जितना मैं बता रहा हूं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि धीरे धीरे भारत में कई मतलब व्यापारिक केंद्र अपनी बनाने लगी। जैसे सूरत में बात करें तो ये 1612 में अपनी व्यापारिक केंद्र पहला, ये फर्स्ट व्यापारिक केंद्र अपना बनाता है। जो कार्यालय होता है वो सूरत में पहला बनाता है। फिर से आता है मद्रास जो कि चेन्नई में है, ये 1639 में ये स्थापना करता है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना है। इसका नाम क्या होता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज। अगला जो स्थापित करता है वो होता है बम्बई। पहले इसका क्या नाम था? बम्बई। आज इसका नाम हो गया मुंबई। लेकिन ये 1668 में पुर्तगालियों से प्राप्त करके रॉयल्टी कंपनी को दिया गया था। जो इसकी विशेषता क्या थी कि पुर्तगालियों से मतलब ये लिया गया था, रॉयल्टी कंपनी था। तो ये अपना स्थापित करते हैं बम्बई में, जो पुर्तगालियों से लिया गया था। अब अगला जो आता है कलकत्ता में, कलकत्ता जो पहले आज के टाइम में कोलकाता है, ये 1690 में यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं कोलकाता में 1690 में, जिसको फोर्ट विलियम की स्थापना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्ट विलियम की स्थापना बोलते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले तो व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। पहले क्या होता है कि व्यापार करने के लिए भारत में आते। अब हम लोग देखेंगे कि व्यापार से करते करते ये कब शासन तक पहुंच गया, भारत में शासन करने लगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग व्यापार को देखेंगे कि व्यापार कैसे किया था। देखिए कंपनी ने पहले मसाले हो गया, मसाले, सूती वस्त्र, रेशम, सूती हो गया, कपड़े हो गए, चाय हो गया, अफीम हो गया, ये सब लिखते जाइएगा, अफीम हो गया, इन सभी चीजों का ये व्यापार करता था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है पहले चाय, मसाला, रेशम, सूती, कपड़ा, चाय, अफीम, ये सब इन सब चीजों का वो व्यापार करता था। धीरे धीरे जब उसका प्रभाव बढ़ने लगा भारत में, जब उसका प्रभाव बढ़ने लगा तो वो अस्थायी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। अस्थायी राजनीति के बोले तो भारत के जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस पॉलिटिक्स में अपना भी हाथ जमाने लगा। हस्तक्षेप तो वो भी क्या करने लगा, अपना हाथ घुसाने लगा। भारत की जो अंदर की पॉलिटिक्स था, क्योंकि ये तो व्यापार थे, बिजनेसमैन थे, भारत में व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, प्रभाव धीरे धीरे लोगों के ऊपर जाने लगा, तो ये क्या करने लगे कि राजनीति जो है, भारत की राजनीति आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति में अपना हाथ घुसाना चालू कर दिए। अब क्या होता है कि इनकी सैन्य शक्ति का विकास होने लगता। अब ये भी धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपनी खुद की आर्मी बनाने लगी, सैन्य शक्ति का विस्तार करने लगी, अपनी सेना तैयार करने लगी, जिसे सेनापति सेना कहा जाता था। इसको क्या बोला जाता था? सेनापति सेना। इसको इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको सेनापति सेना बोला जाने लगा। ये जो सेना थी भारतीय सैनिकों की, जो सिपाहियों और ब्रिटिश अधिकारियों से मिलकर बनी थी। तो इनको पता था कि भारत के लोग कैसे हैं, इनको पैसों से मतलब पैसे दे देंगे तो ये आराम से काम कर देंगे, इनको थोड़ा इज्जत से बात कर देंगे तो ये मतलब सब काम कर देंगे, आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो इनको ये पता था और ये धीरे धीरे अपने काम में तो ये काफी सफल सक्सेस हो गए थे। और इनकी जो सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, वो दो चीजों से मिलकर बनी थी। एक इंडियंस मेंस हो गया। इंडियंस मेंस की बात करें तो ये कौन है?
ये भारत के लोग ही हैं। लेकिन अगर इनकी मैं बात करें तो इनके जो अधिकारी थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे? ब्रिटिश है। देखिए ये जो बड़ा पोस्ट है वो ब्रिटिशर के पास था, और जो छोटा पोस्ट है जैसे युद्ध करना हो या आर्मी में जैसे छोटा काम हो गया तो वो इंडियंस को रखते थे अपनी सेना में। तो ये इनकी होशियारी का लेवल ये आप समझ सकते हैं कि ये कैसे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं, और तभी भी भारत उस टाइम वो खुश था इन सब चीज़ों को लेकर। अब देखिए धीरे धीरे इनका युद्ध कैसे होता है, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। भारत पर नियंत्रण अब कैसे करते हैं, ये भारत पर नियंत्रण कैसे करते हैं। अब इनके पास तो क्या हो गया, इनके पास सैनिक भी हो गया, पैसा भी हो गया। अब ये भारत को नियंत्रण अपने कब्जे में कैसे लेते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए ये कई युद्ध लड़ते हैं, जिसमें से हो गया प्लासी का युद्ध। क्या हो गया? प्लासी का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ठीक है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला, ये प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला इसके बीच हुआ था। ये कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए नेतृत्व इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नेतृत्व है, ये मतलब इस युद्ध की नेतृत्व सेनापति जो था वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और ये रॉबर्ट क्लाइव ही जो सिराजुद्दौला को क्या करता है, हरा देता है। सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, वो उसकी हार हो जाती है। और ये युद्ध कंपनी की जो पॉलिटिकल है सत्ता यानी शासन, उसकी शुरुआत माना जाता है। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर नियंत्रण करने की शुरुआत जो है, मतलब गुलाम बनाने की, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भारत को गुलाम बनाने की ये युद्ध इन लोगों के लिए सफल हो जाती है। सफल होती किसमें? गुलाम बनाने के लिए। किसको? भारत को गुलाम बनाने के लिए। और ये युद्ध जो होती है, गुलाम तो बना ही देते हैं, अब इनका वर्चस्व काफी बढ़ गया था। मतलब इनका वर्चस्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी काफी हाई लेवल पहुंच गया था, इनका वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि ये इनको पता चल गया था प्लासी के युद्ध से कि जो यहाँ का राजा है, यहाँ का जो शासक है, वो हमसे भी हार जा रहा है। इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमसे युद्ध करने की, और वो सब हमारे पास है। तो इसलिए क्यों ना कि हम भारत में आंतरिक हस्तक्षेप करें, उंगली करें, और अपना खुद का शासन साम्राज्य खड़ा करें। तो इन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था। और धीरे धीरे क्या हो गया कि ये भारत में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हैं। इनका जो पॉलिसी होता है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की ये पॉलिसी को अपनाते हैं, और ये प्लासी के युद्ध से भारत को नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो किसके बीच ये हुआ था? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। देखिए ये इनमें 3 शासक हुए थे, लेकिन ये अकेला लड़ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया वर्सेस कौन कौन थे? मीर कासिम हो गया, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 लोग मिलकर, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध कर रहे थे, और इस युद्ध को बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए विजय के बाद, मतलब जब बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है इसको मिल जाती है। किसका? बंगाल, उड़ीसा। तो इन दोनों का जो दीवानी है, दीवानी अभी मैं बताता हूँ दीवानी क्या होता है। ये दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, क्योंकि इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में
ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और जीत के बाद ये जो मीर कासिम हो गया, शुजा-उद-दौला हो गया, शाह आलम हो गया, ये घुटने टेक देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना कुछ संधि प्रस्ताव के लिए कुछ बात रखती है इन तीनों के पास, तो वो होता है दीवानी। और इस दीवानी में, दीवानी बोले तो राजस्व वसूली, राजस्व वसूली मतलब इन राज्य की जो भी राजस्व है, मतलब पैसे हो गया, खर्च हो गया, वो टैक्स हो गया, उन सब चीजों को लेकर किसके पास जाएगा, वो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। तो ये राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। और ये उनमें बंगाल था और उड़ीसा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो निष्कर्ष परिणाम निकलता क्या है लास्ट में। देखिए 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक कंपनी एक मतलब व्यापारिक, पहले तो व्यापारिक था, व्यापारिक संगठन था। इसके बाद ये क्या बन गया, एक राजनीतिक शक्ति बन गया। क्या बन गया, राजनीतिक शक्ति बन गया, जो कि भारत में ये भी अब शासन करने लगा। तो ये व्यापारी, पहले तो व्यापार ऐसे बिजनेसमैन बनकर आए थे, धीरे धीरे ये लोगों की कमजोरी देखना शुरू कर दी है भारत के लोगों की, तो वो उन पर राज करने के लिए अपनी नीतियों को, पॉलिसी को अपनाते हैं, और वो धीरे धीरे व्यापारिक संगठन से क्या होते हैं, राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं, और ये भारत को गुलाम बना देते हैं और यहाँ पर शासन करने लगते हैं। अब आता है कि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। तो देखिए 1857 का विद्रोह, इस पर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन मैं ओवरव्यू ये बता देता हूं कि 1857 में ये हुआ था कि जैसे मंगल पांडे का अपना नाम सुना होगा कि मंगल पांडे, वो चर्बी वाली की बात, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी से कारतूस बनता है। क्या बनता है, कारतूस बनता है। मंगल पांडे जो था वो पहले अंग्रेजों के सेना में था, लेकिन इसको भनक लगा कि ये जो कारतूस है, बंदूक जो चलाई जाती है, उसकी एक कारतूस जो गोली है, वो क्या होता है, गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी से मिलकर बनता है। और ये बात बहुत तेजी से आगे की तरफ फैल जाता है भारत के लोगों के बीच। भारत के लोग जो होते हैं हिंदू मुस्लिम, उनमें हिंदुओं के लिए गाय पवित्र माना जाता है, लेकिन इनमें अपवित्र सुअर माना जाता है मुस्लिमों में। तो ये चर्बी जो था, गाय की चाहे सुअर की चर्बी, इसमें वो आग की तरफ फैल गया और काफी लोग भड़क गए। इस चीज को लेकर 1857 का विद्रोह हुआ और कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन 1857 में क्या समाप्त हुआ। फिर से 1858 में बात करें तो 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन, जो 1857 में कंपनी तो समाप्त हो जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, इसकी आधिकारिक जो शासन करने की हस्तक्षेप था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक साल बाद जो 1858 में भारत की जो सत्ता है, भारत कहाँ पर सीधे चला जाता है, भारत में हस्तक्षेप कौन डायरेक्ट अप करेगा, वो करेगा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मतलब क्राउन, राजसत्ता। अब भारत में किसका राज चलेगा, किसका नियम चलेगा, वो अब डायरेक्ट ब्रिटेन से चलेगा। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट भारत में जो भी सत्ता चलेगा वो ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से चलेगा। मतलब ब्रिटिश क्राउन जो नियम बनाएगा वो नियम भारत में लागू होगा। तो अब ये नियम कहाँ चला गया, सीधे 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, तो इसके अधीन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।